Okay, so before we go ahead, we will very quickly revise what we have learned in the last session, but yes, only important topics. तो अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टार्टेड ऑफ विथ न्यू चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एंड नाउ ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज अ फ्लूइड. तो मुझे वापस बताने की ज़रूरत नहीं है. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो. फिर हमने आइडियल फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज देखे थे. ऑफ कोर्स मैं वो रिवाइज नहीं करवाऊंगा. हमने रियल फ्लूइड्स के प्रॉपर्टीज देखे थे. ऑफ कोर्स वो हम वापस रिवाइज नहीं करेंगे. वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस. सॉलिड्स पे हम लोग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल दोनों फोर्सेस लगा सकते हैं. नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मली वॉल्यूम चेंज करता है और टेंजेंशियल फोर्सेस शेप चेंज करता है. सो सॉलिड्स कैन बी सब्जेक्टेड टू बोथ टाइप ऑफ फोर्सेस, whereas liquids can be subjected, मतलब fluids can be subjected only to normal forces, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्सेस शेप चेंज करते हैं और फ्लूइड का शेप वैसे होता ही नहीं है, तो फिर चेंज किस करोगे. देन दिस वाज द बेसिक डिफरेंस. सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, hence they oppose deformation. Fluids do not develop internal restoring forces and hence they do not oppose deformation. उसके बाद हमने देखा था we have started with hydrostatics, the branch of physics which deals with fluids at rest is known as hydrostatics. और हाइड्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था प्रेशर का. तो फ्लूइड जहाँ पे कांटेक्ट में है, तो एनी फ्लूइड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट. तो फ्लूइड का जहाँ पे कांटेक्ट है वहाँ पे वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है इसको बोलते हो प्रेशर. तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, एंड डायमेंशनली स्पीकिंग m1 l-1 t-2. Then after that we have found out or derived an expression for pressure due to a liquid column. अब यहाँ पे ये important चीज़ है pressure due to a liquid column. तो उस केस में अगर आपको याद होगा ना, हम लोगों ने what we have done is we have taken a container, इस केस में to find out pressure due to a liquid column, मतलब स्पेसिफिकली लिक्विड कॉलम ये वर्ड यूज किया था हमने. तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया P, एंड देन इस पॉइंट के सराउंडिंग में हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था. इमेजिनरी सिलेंडर जो स्टार्ट हो रहा है फ्री सरफेस से, उसका हाइट है h. तो इफ यू रिमेंबर इस केस में जो प्रेशर आता है वो होता है h रो g. तो बहुत स्पेसिफिकली हमने लिखा था प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, मतलब लिक्विड के ऊपर क्या है उसका प्रेशर नहीं काउंट करना है हमको, किसका करना है, लिक्विड कॉलम का. इसके लिए जब आप प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिराइव करते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते नहीं हो. यू डू नॉट कंसिडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज वी वर टॉकिंग ओनली अबाउट लिक्विड कॉलम, राइट. गुड. इसके बाद हमने एक और टॉपिक देखा था, याद है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो तो देखा ही था, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर. एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर में बेसिक डिफरेंस क्या आता है. लुक, ऐसा है, ये आपके पास वही सिचुएशन है. यू हैव अ कंटेनर, यू हैव सम फ्लूइड, एंड देन इस केस में भी यू आर सपोज टू फाइंड आउट प्रेशर एट सम पॉइंट. तो इस केस में भी हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था, बट दिस टाइम ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसका जो टॉप सरफेस है, दैट टॉप सरफेस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम द फ्री सरफेस, और इसका जो बेस है दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द फ्री सरफेस. तो ये आ गया आपका हाइट विच इज x1 माइनस x2. देन ये जो सिलेंडर के ऊपर, मतलब सिलेंडर के टॉप सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड होगा वो इस टॉप सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा F1, और इसके नीचे जो फ्लूइड होगा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा F2 विच इज अपवर्ड्स, और इसके अंदर जो लिक्विड है उसका जो वेट है mg वो एक्ट होगा डाउनवर्ड्स ऑन द लोअर सरफेस, राइट. क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक है, मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर बैलेंस्ड. तो अपवर्ड फोर्स है F2 एंड डाउनवर्ड फोर्सेस है 2, F1 प्लस mg. तो F2 को आपने लिखा था P2A, F1 को लिखा था आपने P1A, मास को लिखा था आपने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर वॉल्यूम को भी आपने लिखा था एरिया इनटू हाइट.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, हाइट इज x1 माइनस x2 इंटू रो इंटू जी। एरिया 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 हो गया कैंसिल, तो आपको मिल गया P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रो जी। इस केस में और इस केस में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप टोटल प्रेशर निकाल रहे हो। तो टोटल प्रेशर में एज यू कैन सी ये जो पॉइंट है, और अगेन ये पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड का कॉलम है, उसका प्रेशर कितना आएगा x1 माइनस x2 रो जी। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर और फ्लूइड है, तो फ्लूइड भी क्या लगाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर, राइट। गुड, तो ये आ गया आपका टोटल प्रेशर एट सम पॉइंट x। फिर अगर आपको याद होगा एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या किया था हमने, फिर ऐसा डायग्राम लिया था, मतलब x1 की वैल्यू क्या कर दी थी हमने 0, और x2 क्या हो गया था माइनस h, और P2 को बोल दिया था P, और P1 हो गया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो क्या मिल गया, P इक्वल टू P0 प्लस H रो G। इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर आप कंपेयर करोगे एब्सोल्यूट प्रेशर में H रो जी है, ये H रो जी किसका है, लिक्विड कॉलम का है। किसका है, लिक्विड कॉलम का है। और साथ में कौन है, P0। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्लियरली बोला था, लिक्विड कॉलम मतलब हम ऊपर एटमॉस्फेयर निगलेक्ट कर रहे थे, तो उस केस में हम लोग प्रेशर फाइंड कर रहे थे सिर्फ किसका, लिक्विड कॉलम का। अब साथ में क्या ले रहे हो, तो टोटल प्रेशर क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करते हो, वही तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर है ना, फिर गेज प्रेशर, तो दैट इज इक्वल टू H रो G। गुड, तो यहां तक हमारा हुआ था। अब इसके आगे अब हमको देखना है समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सिंपल एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। So I'll start by asking you, what is the meaning of paradox? Very good. जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू रियलिटी, इसको बोलते हो पैराडॉक्स। तो अभी पैराडॉक्स क्या है वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। इन दिस केस हम लोग 3 डिफरेंट वेसल्स लेंगे ऑफ द सेम बेस एरिया, मतलब हमारे पास 3 वेसल है, बेस का एरिया सेम है, सिर्फ शेप अलग अलग है। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। इस केस में ये हो गया आपका पहला वेसल। जो दूसरा वेसल है वो थोड़ा सा वाइडर है, तो सेकेंड वेसल इज लिटिल बिट वाइडर। ओके, और जो तीसरा वेसल है इट इज नैरोवर। आ गया नैरोवर। गुड, तो अब इन तीनों वेसल में मैं सेम फ्लूइड भर रहा हूं। रिमेंबर दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो बेस एरिया सेम होना चाहिए, फ्लूइड सेम होना चाहिए क्योंकि डेंसिटी सेम होगा फिर, एंड यू आर फिलिंग अप टू सेम हाइट। So we have 3 different vessels of same base area filled with same fluid up to same height, और इन तीनों के नीचे हमने लगा दिया एक प्रेशर गेज। प्रेशर गेज मतलब इज अ डिवाइस विच मेजर्स प्रेशर। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया। तो लेट अस पुट अ प्रेशर गेज हियर। ये आ गया आपका A कंटेनर, ये बी वेसल और ये सी वेसल। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा, बी में। क्यों, एरिया सबका सेम है, बेस एरिया सेम है, लिक्विड भी सेम है, हाइट भी सेम है, वॉल्यूम ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो इन केस ऑफ बी यू हैव मोर वॉल्यूम, मतलब मोर वेट। इसके लिए वी एक्सपेक्ट दैट
कि जो प्रेशर है बेस पे इन केस ऑफ बी कंटेनर इज द मैक्सिमम, उसके बाद होगा ए में और फिर सबसे कम होगा सी में। तो दैट इज एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है different vessels having same base area filled with the same liquid where fluid up to the same height must exert different pressures at the base, मतलब इस केस में यू हैव प्रेशर एट B ग्रेटर देन प्रेशर एट A ग्रेटर देन प्रेशर एट C। तो ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पता है रियलिटी में होता क्या है? इन रियलिटी में होता ऐसा है कि तीनों के तीनों प्रेशर आ जाते हैं सेम। इसके लिए उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बी कंटेनर में सबसे ज़्यादा लिक्विड है, ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा वाइडर है तो ज़्यादा क्वांटिटी है, तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो वेट मतलब फोर्स अपॉन एरिया मतलब प्रेशर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बी कंटेनर में जो आपने प्रेशर गेज लगा के रखा है इट शुड शो यू मोर प्रेशर कंपेयर टू ए एंड सी, बट इट डज नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है। तो अभी ऐसा क्यों नहीं होता है वो हमको समझना है, एंड इट इज वेरी सिंपल। तो लेट अस सी कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई प्रेशर इज सेम। तो एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। मैंने आज आपको प्रेशर का रिवीजन करवाया, उसका रीजन था ये। अगर आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रेशर के कॉन्सेप्ट में हमने बोला था कि जहाँ जहाँ पे फ्लूइड जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो वहाँ पे फ्लूइड क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स, नॉर्मल फोर्स, दैट इज एक्शन, एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो इन केस ऑफ ए कंटेनर फ्लूइड ने सरफेस पे जो फोर्स लगाया वो था एक्शन। तो एक्शन ऐसा होगा, दोनों साइड पे होगा, राइट। और सरफेस क्या करेगा? रिएक्शन। तो सरफेस एक्सर्ट कर देगा रिएक्शन फोर्स दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्शन। तो ये आ गया रिएक्शन। लिक्विड मतलब फ्लूइड is exerting force on the walls of container, action, walls are reacting, reaction। in this case both the reactions, दोनों साइड का जो रिएक्शन दिख रहा है आपको, they are equal in magnitude but opposite in direction। तो यहाँ पे reactions क्या हो जाएंगे? cancel। तो in case A reaction is horizontal and this horizontal components of reaction will cancel out। यहाँ पे vertical component reaction का है ही नहीं because surface is vertical। तो यहाँ पे बॉटम पे बेस पे जो भी प्रेशर आएगा इट विल बी प्योरली ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे ए केस में जितना भी कंटेनर में वेट है, मास है लिक्विड का, उसकी वजह से ही नीचे क्या आने वाला है? प्रेशर। तो इन केस ए प्रेशर में सिर्फ वेट ही कंट्रीब्यूट करेगा, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिएक्शन, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया। केस बी, अब केस बी में क्या होता है? अगेन सेम थिंग, लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स, एक्शन, लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स, एक्शन, और वॉल क्या करेगा? रिएक्शन। और रिएक्शन यहाँ पे नॉर्मल होता है टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा परपेंडिकुलर? क्योंकि ऑलरेडी तुमको बताया मैंने, लिक्विड भी कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल। तो अगर एक्शन ही नॉर्मल है तो रिएक्शन तो एक्शन को क्या होता है? अपोजिट होता है। तो ये आ गया रिएक्शन। अब पहले केस में रिएक्शन वाज प्योरली हॉरिजॉन्टल, यहां पे यू कैन डू कंपोनेंट्स, तो रिएक्शन के हो जाएंगे कंपोनेंट्स। और जो कंपोनेंट्स तुम कर रहे हो, एज यू कैन सी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल cancel out,
बट वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो वेट था mg वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा था, तो यहाँ पे लिक्विड का वेट ज्यादा है। तो वेट ज्यादा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन जो लिक्विड का वेट है डाउनवर्ड्स, उसको टू सम एक्सटेंट उसका इफेक्ट किसने कम कर दिया? ऊपर कौन है? ऊपर कौन से कंपोनेंट है? अरे के में रिएक्शन क्या हुआ? कैंसल हुआ ना, कैंसल। तो बॉटम पे बेस पे प्रेशर कौन लगा रहा है? सिर्फ वेट ऑफ द लिक्विड। एग्री? तो यहाँ पे प्रेशर में नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। केस बी में नॉर्मल रिएक्शन के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, कौन से? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर, तो क्या हो गए? लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप। किसके वर्टिकल कंपोनेंट एड अप हो गए? नॉर्मल रिएक्शन के। डायरेक्शन क्या था? अपवर्ड। वेट का डायरेक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे वेट ज्यादा है कंपेयर टू केस वन। यस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे वेट ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो डाउनवर्ड वेट था उसका इफेक्ट अपवर्ड रिएक्शन ने कम कर दिया, कैंसिल नहीं किया। टोटल कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। कम अगर कैंसिल कर दोगे तो जीरो प्रेशर आएगा, राइट? नॉर्मल रिएक्शन ने पूरा ही वेट का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, तो जीरो प्रेशर आएगा। फिर यहाँ पे वेट ज्यादा था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स थे वो कहाँ थे? ऊपर थे, अपवर्ड डायरेक्शन में थे। कहाँ थे वो? ऊपर, मतलब कहाँ थे? अपवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन के अपवर्ड कंपोनेंट्स ने वेट को इफेक्टिवली वेट को कम किया। इसका मतलब जितना प्रेशर बी में आ रहा है उतना ही प्रेशर अब ए में भी है, तो दोनों का प्रेशर क्या हो गया? सेम। इवन दो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज मोर हियर। केस सी में भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, इसके दो कंपोनेंट कर दिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल। वर्टिकल कंपोनेंट एड अप होंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में होंगे? डाउनवर्ड्स। और वेट भी क्या होता है? डाउनवर्ड्स। आइडियली स्पीकिंग यहाँ पे वेट कम था, क्योंकि ये सी कंटेनर में सबसे कम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड था, तो वेट सबसे कम था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेशर एट सी विल बी द लीस्ट। लेकिन उस वेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया किसने? नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स ने। तो इन केस ऑफ कंटेनर सी, इफेक्टिव वेट इंक्रीजेस ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, और in case of B, effective weight decreases due to normal reaction, and in case A, there is no contribution of normal reaction in measuring or in calculating pressure. तो तीनों ही केसेस में क्या होता है? प्रेशर इज सेम। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन, बेस एरिया क्या चाहिए? सेम, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया तो सेम चाहिए। कंडीशन नंबर टू, you should have same liquid, and condition number 3, it should be filled up to the same level, same height. हो गया? That was all about hydrostatic paradox. Then अगला टॉपिक है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इंटरेस्टिंग। पास्कल्स लॉ, अभी पास्कल्स लॉ को मैं घोस्ट लॉ बोलता हूँ। ऐसा कोई घोस्ट होता नहीं है, बट व्हेन आई वाज इन 9th और 10th, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मेरा जो घर है ना वो ऐसा ट्रेन के डब्बे जैसा है, सीधा 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 सीधा। जो हमारे कॉलोनी में रहते हैं उनको पता होगा कैसा घर होता है, सीधा सीधा सीधा। तो एक रूम, उसका डोर, फिर एक डोर, फिर एक डोर, फिर एक डोर, ऐसे 5-6 डोर लाइन में है। तो वंस वी वेंट फॉर अ ट्रिप, फिर हम लोग 4-5 दिन के बाद आए। मैंने पहला दरवाजा खोला, 6 के 6 एक साथ खुल गए। आई जस्ट ओपन वन डोर, सारे एक साथ खुल गए। अब तब तो नहीं समझ में आया उसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं, तब तो मुझे डर लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है। बट देन
जब ये पास्कल्स लॉ पता लगा तो समझ में आया कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है समझ लेते हैं पास्कल्स लॉ को, फिर मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा। पहले पास्कल्स लॉ को हम समझ लेंगे क्या है, फिर यहाँ पे एक लाइव डेमो भी करेंगे। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में अगर मैं एक फ्लूइड भर के रख देता हूं, सो दैट द फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट। फिर मैं एक काम करता हूं, मैं 3-4 प्रेशर पंप लगा देता हूं। प्रेशर पंप मतलब गेज, प्रेशर गेज मतलब वो सिर्फ आपको प्रेशर का रीडिंग बताएंगे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट सम प्रेशर गेज हियर, जो आपको प्रेशर का रीडिंग बताने वाले हैं। तो लेट मी पुट 2-3 प्रेशर गेजेस हियर। एंड देन इसको बोल रहा हूं ए, बी एंड सी। तो ए, बी और सी में आपको कुछ प्रेशर का रीडिंग मिलेगा और वो सेम ही रीडिंग आएगा, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन है। हाइड्रोस्टैटिक सिचुएशन में एज यू नो फोर्सेस आर बैलेंस। फोर्स बैलेंस होने का मतलब होता है प्रेशर हर जगह पे सेम होगा, तो प्रेशर हर जगह पे सेम होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पे ना एक पंप लेंगे, प्रेशर पंप, विच कैन बी यूज टू चेंज द प्रेशर। तो ये प्रेशर पंप है और ये भी आप सबने देखा है, ऑटो रिक्शा पे लगाया होता है। वही है ये, इट्स नथिंग डिफरेंट, वही है। तो जैसे मैंने यहां से पंप से प्रेशर चेंज किया, इंस्टेंटली इंपॉर्टेंट वर्ड, और अनडिमिनिश्ड, जितना मैंने यहाँ पे प्रेशर चेंज किया उतना का उतना प्रेशर ए, बी और सी में एक साथ चेंज हो गया। तो हुआ क्या, हमारे पास एक एनक्लोज फ्लूइड था एट रेस्ट, हमने उस फ्लूइड के एक पार्ट में प्रेशर चेंज किया है, और वो जो चेंज इन प्रेशर है इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इंस्टेंटली टू ऑल द पार्ट्स। अनडिमिनिश्ड मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 पास्कल से प्रेशर चेंज किया ना, तो हर जगह पे 1 पास्कल से ही होगा और इंस्टेंटली होगा। तुमने जैसे यहाँ प्रेशर चेंज किया तुमको दिखेगा हर जगह पे सेम अमाउंट में एक साथ प्रेशर चेंज हो गया। इसको बोलते हो पास्कल्स लॉ। देखो स्टेटमेंट में लिखा है वैसा, तो नोट्स में मैंने आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया है वो। The pressure applied to any part of enclosed fluid at rest is transmitted instantly and undiminished to every portion of the fluid and to the walls of vessel. तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। तो let us look at what is the statement of Pascal's law. पास्कल्स लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट हमारे काम का है, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम के है, तो देखेंगे वन बाय वन। तो द प्रेशर अप्लाइड, the pressure applied to any part of enclosed fluid at rest, enclosed fluid at rest is transmitted instantly and undiminished to all the portion, या फिर टू एवरी पार्ट भी बोल सकते हैं, ऑल द पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द वेसल। तो समझ में आया क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, एक एनक्लोज्ड मतलब वो कंप्लीटली क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, उसके अंदर एक फ्लूइड चाहिए एट रेस्ट। एट रेस्ट क्यों, क्योंकि अगर फ्लूइड एट रेस्ट है तो प्रेशर हर जगह पे सेम होता है, क्योंकि सिचुएशन इज हाइड्रोस्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम है। फिर आपने सिर्फ एक पार्ट में, एक कॉर्नर में पंप के थ्रू प्रेशर चेंज किया और वो हर जगह पे चेंज हो गया इंस्टेंटली। गुड, याद रहेगा। सो द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट of enclosed fluid at rest is transmitted undiminished instantly to all the portion and also to the walls of vessel. तो अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट यहाँ करने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए आपको फैंस बंद करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम के लिए एसी बंद करना पड़ेगा और आपको विंडोज़ अगर कोई ओपन होगा तो वो भी बंद करना पड़ेगा। तो विंडोज़ को बंद करो, वैसे भी एसी चालू तो विंडोज चालू रख के मतलब नहीं होता है, बिकॉज यू आर बेसिकली वायलेटिंग लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दैट केस। फैंस बंद कर दो यहाँ से वहाँ से, एसी ठीक है छोड़ दो, एसी को जाने दो, एसी को जाने दो, लेट इट बी।
इतना कोई इफेक्ट नहीं देगा वैसे। एंड देन यू हैव टू क्लोज द डोर ऑल्सो। तो आई नीड सम वॉलंटियर फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि डोर को थोड़ा जोर से ओपन करना पड़ेगा। अरे मैंने वॉलंटियर बोला, वॉलंटियर होता है जो अपने सो इच्छा। तो तुम ही आ जाओ, चलो जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक। अभी पहले तो तुम दरवाजा बंद करो और 2 मिनट वहीं खड़े रहो, वहीं रुको, क्योंकि जब तक फैन कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं आते तब तक एनक्लोज्ड फ्लूइड, क्योंकि अभी फ्लूइड एनक्लोज हो गया ना, एयर एनक्लोज हो गया, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, लेकिन फैन की वजह से फ्लूइड इज स्टिल इन मोशन। एक मिनट, थोड़ा सा पर्दे से यहाँ होके बैठो, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली कर्टन ही है जो मूव होगा। मे बी वी कैन गिव इट अ ट्राई। तो अभी हमने कल ट्राई किया था, तो कम से कम वहां वो विंडो की तरफ तो इफेक्ट देखने को मिल रहा था, यहाँ का पता नहीं। अभी आपको क्या करना है, आपको वो जो डोर है ना उसको रैपिडली खींचना है। हाँ, जस्ट डू इट। देखा वहां पे, यू सॉ व्हाट हैपेंड। नहीं, रुको रुको, इट वाज अ फर्स्ट ट्रायल। बंद करो स्लोली, गुड। एंड देन लुक एट दैट कर्टन नाउ। जैसे ही ये यहां से डोर को ओपन करेगा, मतलब यहां से प्रेशर चेंज हुआ, दैट प्रेशर चेंज इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली टू ऑल द कॉर्नर्स। और तुमको भी फील होगा कि हवा आई, हवा नहीं आई, प्रेशर चेंज हुआ फास्ट। यस, सो दैट इज पास्कल्स लॉ। गुड। अभी आप फैन स्टार्ट कर सकते हो इफ यू वांट। चलो, तो ये जो पास्कल्स लॉ है, इसके एप्लीकेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट टू अस। तो पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। So the first application of Pascal's law is hydraulic lift. So we'll see applications of Pascal law. और ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स यू कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑफ कोर्स इन योर हाउस। देखो क्या होता है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि फिजिक्स के लिए ना आपको बहुत कुछ आपके सराउंडिंग में मिल जाएगा टू डू एक्सपेरिमेंट। हर किसके पास घर है, घर में रूम है, रूम में दरवाजे है, शायद विंडो भी है। तो अगर आप विंडोज को बंद रखते हो, डोर को बंद रखते हो, और आप सडनली डोर ओपन करते हो, तो विंडो के जो पैनल्स होते हैं ना, वो ऐसा वाइब्रेट होते हैं, देखा होगा वो, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो ये जो पास्कल्स लॉ, इसका पहला एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ काम में आता है? इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर कार वॉश। यस, तो जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उसका सर्विसिंग करना है, उसको वॉश करना है, तो वो हेवी व्हीकल को ऊपर उठाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि चलो कार तो ठीक है, फिर भी मे बी 1000 किलोग्राम होगा, लेकिन अगर आप बड़े ट्रक्स की बात कर रहे हो तो दे आर वेरी हेवी। हेवी मतलब 2-3 हज़ार किलो होता है। तो उसको अगर ऊपर हमको लिफ्ट करना है तो इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, और वो पावर पहले इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते थे। तो बिकॉज दे यूज टू यूज इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, राइट? तो अगर हमको ऐसे हेवी व्हीकल्स को या हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो उसके लिए अभी हम लोग पास्कल्स लॉ यूज करते हैं। तो व्हाट इज टू बी डन? और पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन सिंपल भी है, क्योंकि एनी फ्लूइड यू कैन यूज। तो नॉर्मली तो वाटर यूज कर लेते हैं, फिर हमारे यहाँ पे वाटर फ्री में मिलता है, इसके लिए हम वाटर यूज करते हैं, बाकी कंट्रीज में फ्री में नहीं मिलता है। तो एनीवेज, तो एक टैंक है, दिस इज अ टैंक। ऑफ कोर्स ये टैंक अंडरग्राउंड होता है तो तुमको दिखेगा नहीं। तो देयर इज अ टैंक। इस टैंक में हमने इंटेंशनली 2 चेंबर करके रखे हैं। वी हैव डन 2 चेंबर्स। एक चेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और एक का कम है। दिस इज ऑल्सो डन ऑन इंटेंशन। एंड देन ये जो टैंक है, यहाँ पे यू हैव फिल्ड अप लिक्विड लाइक वाटर। अब वाटर क्यों? क्योंकि वाटर इज रेडिली अवेलेबल और ऑफ कोर्स फ्री में मिलता है हम लोगों को, थोड़ा सा ही पैसा भरना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाटर फिल कर दिया। और एनी फ्लूइड विल वर्क, तो बेटर ऑफ कि वाटर यूज कर लो फिर। तो यहाँ पे हमने वाटर फिल कर लिया, और देन दोनों साइड्स पे हम लोगों ने प्लेटफॉर्म लगा दिए। तो यू पुट अ प्लेटफॉर्म हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, मोर और लेस। गुड। देन
यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है छोटा वाला, जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा है, वहां पे हम लोग एक स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे F1। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हेवी व्हीकल जिसको आपको लिफ्ट करना है वो रखा होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इज लेट अस से A1 एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2। तो एज यू कैन सी A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। तो जो सेकेंड पिस्टन है उस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट। आपने यहाँ पे स्मॉलर पिस्टन पे, और बाय द वे सिरिंज इंजेक्शंस वो भी पास्कल्स लॉ पे ही वर्क करता है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा, वो नीट में देखेंगे, राइट, उसी पे काम वर्क करता है वो। तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स लगाया F1, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो ये स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स F1 बिकम्स प्रेशर P1 हियर, एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द चेंज इन प्रेशर या द प्रेशर अप्लाइड एट एनी वन पार्ट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, क्योंकि ये फ्लूइड है और ये रेस्ट पे है, इट इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पार्ट्स। तो यहाँ पे भी आ जाएगा वो प्रेशर, इसको बोल देता हूँ मैं P2, करेक्ट, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इक्वल टू P2, हाँ, प्रेशर सेम होगा ना, अभी बताया मैंने। द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड। मतलब जितना प्रेशर यहाँ लगा उतना का उतना यहाँ पे भी आ गया। तो P1 इक्वल टू क्या है? P2 है, राइट। लेकिन P1 क्या होता है? F1 अपॉन A1, और ये क्या आएगा? F2 अपॉन A2। F1 इज डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? अपवर्ड फोर्स। तो F2 इज अपवर्ड फोर्स। तो यहां से यू कैन से F2 by F1, F2 by F1 is equal to A2 by A1। लेकिन A2 by A1 from this particular expression is very very greater than 1। तो A2 by A1 क्या है? very very greater than 1 है। तो ये of course ये F1 है, this is F1। तो F2 is very very greater than क्या आ गया? अरे मैं सिंपल बात पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है यहाँ पे। मैंने बोला हमारे पास एक टैंक है, टैंक के अंदर एक फ्लूइड है, नॉर्मली वाटर, उसमें दो चेंबर है, सिलेंड्रिकल चेंबर्स है, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, दूसरा बड़ा है। तो जो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हेवी व्हीकल रखा है, इसको हमको लिफ्ट करना है। तो हेवी व्हीकल है तो लिफ्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स कहाँ से लाएंगे? तो ये जो छोटा प्लेटफॉर्म है उस पर एक स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया। स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स लगाया तो यहाँ पे प्रेशर कितना जनरेट हो गया? P1। ये फ्लूइड था, सेम फ्लूइड है, रेस्ट पे है, तो पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है। मतलब यहाँ पे जितना तुमने प्रेशर लगाया वो प्रेशर चेंज हर जगह पे पहुंच गया, अनडिमिनिश्ड इंस्टेंटली। तो जितना प्रेशर यहाँ चेंज हुआ उतना का उतना यहाँ पे भी हो गया इमीडिएटली विदाउट एनी चेंज। तो P1 इक्वल टू क्या आ गया? P2। लेकिन प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2। तो F2 by F1 कितना आ गया? A2 by A1। लेकिन A2 वॉज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, क्योंकि इसका सेकंड जो प्लेटफॉर्म है उसका एरिया ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा था। तो A2 by A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या आ गया? F2 by F1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बराबर। तो F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1। तो तुमने स्मॉल फोर्स लगाया, वो स्मॉल फोर्स यहाँ पे आके लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है? अ स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स applied to one of the chambers is converted to a large upward force. So small force converted to large force, hence you can lift this heavy vehicles. तो जहाँ भी कार वॉशिंग सेंटर देखोगे या सर्विस सेंटर देखोगे फॉर heavy vehicles, you will always find there is tank inside जहाँ पे ऐसा लिक्विड भर के रखा है, they use it to lift the vehicle. Good, right? पक्का? अब हाइड्रोलिक लिफ्ट में ही थोड़ा सा अगर मैंने मॉडिफिकेशन किया तो इट बिकम्स अ हाइड्रोलिक प्रेस। तो विद अ स्मॉल लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को हाइड्रोलिक प्रेस में कन्वर्ट करते हैं। अभी हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ यूज होता है वो भी समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सब खाना खाते ही हो, सभी खाते हैं, आप भी खाते हो, और खाने में बनाने के लिए हम लोग ऑयल यूज करते हैं।
कोई सनफ्लावर ऑयल यूज़ करता होगा, कोई सोयाबीन करता होगा, कोई वेजिटेबल ऑयल यूज़ करता होगा, राइट। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि ये ऑयल एक्सट्रैक्शन होता कैसे है? ऑयल कैसे, ऑयल बनता कैसे है? तो अगर मुझे सोयाबीन का ऑयल चाहिए तो डेफिनेटली हमको सोयाबीन को प्रेस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बाकी स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज टू प्रेस। अब क्या हम एक एक सोयाबीन लेके बैठेंगे क्या प्रेस करते? नहीं ना। तो फिर व्हाट इज टू बी डन, बाकी सब सेम है, एक छोटा सा चेंज है। ये जो बड़ा सिलेंडर था, बड़ा चेंबर था, इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म था ना, मतलब इसके ऊपर जो पिस्टन था, इस पिस्टन के ऊपर हम लोगों ने एक फिक्स प्लेटफॉर्म लगा दिया। ये फिक्स्ड है, उसको नाम देता हूं एम। दिस इज फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, तो दिस इज नॉन मूविंग। बाकी सब सेम है। इट हैज अ टैंक which is basically having two chambers. One chamber is of small cross sectional area, उसके ऊपर एक piston है of small cross sectional area A1. तो second chamber है, वहाँ पे you have of course larger cross section area, तो piston भी large है area wise A2. And then you have a fixed platform on top of the piston. और इन दोनों में थोड़ा सा जगह दिख रहा है आपको, तो जिस किसी चीज़ को आपको प्रेस करना होगा, you just have to put that here. और यहाँ से छोटा सा फोर्स लगा दोगे, वो स्मॉल फोर्स वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? लार्ज फोर्स। तो स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स बिकम्स लार्ज अपवर्ड फोर्स। तो जो पिस्टन है और ऊपर का प्लेटफॉर्म तो फिक्स था, तो जो पिस्टन है इट गोज अप विद लार्ज फोर्स, और जो अंदर तुमने मटेरियल रखा है इट गेट्स प्रेस्ड, राइट। बाकी मैथमेटिक्स सारा सेम है, सेम मैथमेटिक्स है। P1 इक्वल टू P2, F1 by A1 इक्वल टू F2 by A2, तो F2 by F1 इज इक्वल टू A2 by A1, लेकिन A2 is very greater than A1, which means that A2 by A1 is very greater than 1, therefore F2 by F1 is very greater than 1, therefore F2 is very greater than F1. ओके, तो सेम चीज क्लियर यहाँ तक। अब सिर्फ हम ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, वी ऑल्सो यूज इट फॉर, ऑफकोर्स यू नो, हम लोग जो बड़े बड़े शिप्स बनते हैं या एरोप्लेन बनते हैं, उसका जो बॉडी होता है, उस बॉडी के लिए यू नीड वेरी थिन शीट ऑफ मेटल्स। अब मेटल का शीट को इतना थिन बनाना कैसे करेंगे? सेम टेक्निक, यू पुट दैट मेटल हियर एंड प्रेस। इवन कॉटन, यहाँ पे कॉटन को डाल दो, प्रेस इट। तो जहाँ पे भी लार्ज फोर्स से प्रेस करने का रिक्वायरमेंट होगा, यू हैव टू यूज दिस हाइड्रोलिक प्रेस। डन, सिंपल, गुड। इसका तीसरा एप्लीकेशन इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज यूज्ड इन व्हीकल्स लाइक कार्स और ट्रक्स एज अ ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो इसका तीसरा एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक्स का है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स मतलब कैसे वर्क करता है वो भी समझ लो। अभी वो डायग्राम आई विल नॉट ड्रॉ टू द स्केल, वो आपको दिया ही हुआ है नोट्स में, मैं सिर्फ आपको एक रफ ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा। द आइडिया हियर इज, अभी कार चलाया तो नहीं होगा क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर अंडर एज, नहीं चलाना चाहिए था, एनीवेज, पर पता हो सबको होगा। ड्राइवर सीट के नीचे 3 पेडल होते हैं अगर वो मैनुअल ट्रांसमिशन है तो, अगर ऑटोमेटिक है तो 2 होते हैं, एक होता है एक्सीलेटर, एक होता है ब्रेक, और मैनुअल में होता है तीसरा क्लच। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सीलेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो व्हाट हैपेंस इज, जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, अगर वो 4 व्हीलर है तो चारों टायर एक साथ रुकने चाहिए, मतलब एक साथ ब्रेक्स अप्लाई होने चाहिए, है ना। तो आप तो एक सिंगल पेडल दबा रहे हो ना, कि 4 पेडल दबाए, नहीं ना, सिंगल। So you are pressing one pedal and that one pedal is able to stop all the 4 rotating wheels at the same time. तो क्या करते हैं उस केस में, if you look at the block diagram, इसको हम लोग मास्टर स्लेव अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिर्फ रफ डायग्राम आपको दूंगा, बाकी आपके नोट्स में है। तो मास्टर स्लेव क्यों बोलते हैं उसको? सबसे पहले यू हैव, लेट अस से दिस इज अ 4 व्हीलर,
तो ये एक 4 व्हीलर है ऐसा इमेजिन कर लो। तो 4 व्हीलर, तो 4 व्हील्स, तो आई जस्ट शो 4 व्हील्स हियर। ये 4 व्हील्स है एंड देन यू हैव अ ब्रेक पैडल समवेयर ओवर हियर। गुड। अब ये जो 4 व्हील्स है और ये जो ब्रेक पैडल सिस्टम है, इन पांचों को यू कनेक्ट थ्रू पाइप्स, और उस पाइप में होता है फ्लूइड, राइट, जिसको आप ब्रेक ऑयल बोलते हो। सुना है ब्रेक ऑयल? सुना है ब्रेक ऑयल? यस। तो व्हाट इज टू बी डन, यहां से कुछ पाइप्स निकालेंगे, तो what we will do is we'll just take out some pipes। इसमें हम लोग ब्रेक ऑयल डालते हैं। दैट इज वाई इट इज सजेस्टेड कि तुम टाइमली ब्रेक ऑयल को भी चेंज कर लो। ऐसा बोला जाता है दैट यू हैव टू चेंज द ब्रेक ऑयल टाइमली। और यहाँ से भी हम इन दोनों व्हील्स को भी कनेक्ट कर लेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज जस्ट रफ ब्लॉक डायग्राम, एग्जैक्ट मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको नोट्स में दिया हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर। तो ऑफ कोर्स एंड आई एम वेरी पैथेटिक विद ड्राइंग ऑल्सो, तो भी समझ लो ऐसा है। अब होता क्या है ना, इसके अंदर होता है एक ब्रेक पैडल, तो यू हैव अ ब्रेक पैडल हियर, इसको बोलते हैं मास्टर। तो ये मास्टर पिस्टन है। इसको मास्टर स्लेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ड्राइवर ऑर्डर देगा वही व्हील्स ने फॉलो करना है। तो स्लेव कौन है यहाँ पे? व्हील्स। और मास्टर कौन है? ड्राइवर। तो अगर ये जो पैडल है यहाँ पे, इस पैडल को अगर हम लोग अंदर प्रेस करते हैं, इनवर्ड प्रेस करते हैं, इनवर्ड प्रेस किया मतलब फोर्स लगाया, और ये जो चारों व्हील्स थे प्लस जो आपके पास ब्रेकिंग सिस्टम का ब्रेक पैडल है, इन सब दे आर कनेक्टेड थ्रू ट्यूब, और जिसमें क्या है? फ्लूइड है। तो यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ यू चेंज द प्रेशर हियर, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड। तो जैसे ही ब्रेक पेडल अंदर गया, यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, ये प्रेशर चेंज यहाँ भी पहुंच गया, ये यहाँ भी पहुंच गया, ये प्रेशर चेंज यहाँ भी पहुंच गया, और ये प्रेशर चेंज यहाँ भी आ गया, एक साथ आ गया, अनडिमिनिश्ड एंड इंस्टेंटेनियसली, राइट। तो ब्रेक पेडल तो इनवर्ड मूव हुआ, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ पे भी देयर इज सम अरेंजमेंट इन विच द ड्रम्स गो आउट। क्या होता है ना, व्हील हो रहा है रोटेट, अभी व्हील को रोटेट करना है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको चैप्टर 1 के भी कॉन्सेप्ट चाहिए। इफ यू रिमेंबर, अगर मुझे रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ता है? फ्रिक्शन, मतलब हमको वर्क डन करना पड़ता है उस व्हील पे थ्रू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। तो जो रोटेटिंग व्हील है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है व्हील, तो उसमें हम लोगों को ब्रेक, अगर सुना होगा तो, सुना है क्या? ब्रेक रबर नाम की चीज होती है। नहीं, आप, मेरे को लगता है आप में से कोई भी खुद का गाड़ी कभी रिपेयर करने नहीं गया, सिर्फ गाड़ी चलाते हो, रिपेयरिंग को नहीं जाते हो। बिकॉज इफ यू हैव वेंट, आपने सुना होता, फ्रिक्शन पैड बोलते हैं उसको। गाड़ी का अगर ब्रेक ढंग से नहीं लग रहा है ना, तो या तो आप ब्रेक के स्क्रू टाइट करते हो, फिर भी नहीं लग रहा है, तो वो बोलते हैं कि इसका जो फ्रिक्शन पैड है वो खराब हो गया। तो वो व्हील के अंदर एक ड्रम होता है, राइट। ड्रम में अभी 2 व्हीलर का सिस्टम अलग है, 4 व्हीलर का अलग है। तो इनसाइड ऑफ व्हील यू विल फाइंड अ ड्रम, और ये जो स्लेव सिलेंडर्स है ना, इसके अंदर भी रॉड्स होते हैं। तो जैसे ही तुमने ब्रेक पैडल इनवर्ट प्रेस किया, यहाँ से जो स्लेव सिलेंडर्स है वो बाहर की तरफ आएंगे। वो बाहर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? रोटेटिंग व्हील में जाएंगे। और जो रॉड्स होते हैं ना, स्लेव रॉड्स, उसके ऊपर होता है फ्रिक्शन पैड। तो वो रोटेटिंग व्हील के अंदर गया फ्रिक्शन पैड, फ्रिक्शन पैड ने क्या किया? अपोज किया। दैट इज हाउ द ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स। तो सिक्वेंशियली क्या हो रहा है? You have 4 slave cylinders, you have 1 master cylinder. Slave cylinders are connected to wheels. Master is basically to the driver, right? और इन सब में है फ्लूइड, जिसको तुम ब्रेक ऑयल भी बोलते हो। जब ड्राइवर को ब्रेक मारना था, तो ड्राइवर ने ब्रेक पेडल को अंदर प्रेस किया,
मतलब ब्रेक पैडल, ब्रेक सिलेंडर, मास्टर पिस्टन गोज इनसाइड, और यहाँ पे वो प्रेशर चेंज करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा टू बी प्रिसाइज। ये जो प्रेशर बढ़ा, दिस चेंज इन प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द 4 स्लेव्स। तो वहां पे क्या होगा ना, ये जो 4 स्लेव है इनके साथ भी देयर इज अ पिस्टन, देयर इज अ रॉड, तो वहां से ऐसा रॉड बाहर आते हैं और वो जो रॉड है उसके ऊपर लगा होता है फ्रिक्शन पैड, वो जाता है व्हील के रोटेटिंग ड्रम में। व्हील अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये जो फ्रिक्शन है उसको रोकने का काम करता है, इसका मतलब ये अपोजिट टॉर्क प्रोवाइड करता है। गुड, दिस इज हाउ ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स, सिंपल, क्लियर। अभी इसमें कोई इक्वेशन तो है नहीं, इट इज ओनली थियरी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? पक्का पक्का। तो इफ यू लुक एट अ डायग्राम, आपको वहां पे दिया भी है ऐसा सब, हाइड्रोलिक ट्यूब्स लिखा हुआ है। तो जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स है इसको तुम बोलते हो हाइड्रोलिक ट्यूब्स। हाइड्रोलिक ट्यूब्स में होता है, क्या होता है? ब्रेक ऑयल। उसके बाद इफ यू सी, यहां पे लिखा हुआ है मास्टर सिलेंडर्स। उसके बाद इफ यू सी, यू हैव 4 स्लेव सिलेंडर्स एंड देन ऑफ कोर्स वहां पे ब्रेक पैडल दिखाया नहीं बट होना चाहिए था एनीवेज। और ये जो अंदर है ये ब्रेक ऑयल मतलब ब्रेक फ्लूइड है। क्लियर? तो सीक्वेंस क्या था? ब्रेक पैडल को प्रेस किया, मतलब आपने मास्टर सिलेंडर में प्रेशर चेंज किया, इंक्रीज किया। वो जो चेंज इन प्रेशर है वो चारों स्लेव सिलेंडर के पास पहुंचा अनडिमिनिश्ड एंड इंस्टेंटली, बराबर? करेक्ट? यहां तक क्लियर? गुड। एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो स्लेव सिलेंडर में पिस्टन है वो आएगा बाहर, उसके ऊपर क्या लगा है? फ्रिक्शन पैड। वो कहाँ गया? जो व्हील रोटेट हो रहा था उसके ड्रम में, एंड इट प्रोवाइड्स टॉर्क, अपोजिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉर्क हो रहा है ये मोशन को अपोज करेगा, मतलब रिटार्ड करेगा। क्लियर? गुड। अब अगला टॉपिक है, यू हैव मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। इसके आगे थोड़े से फॉर्मूलाज आएंगे धीरे धीरे। ये चैप्टर मोस्टली थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अवेक, जागते रहो। ओके, तो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हमने अब तक प्रेशर डिफाइन किया, हमने देखा व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, हमने देखा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज गेज प्रेशर, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, लेकिन हमने अब तक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं वो सीखा ही नहीं। तो इन दिस टॉपिक वी विल बी गोइंग थ्रू हाउ टू मेजर प्रेशर। तो प्रेशर मेजर करने के लिए 2 डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, जिसको तुम बोलते हो वैक्यूम गेज या फिर प्रेशर गेज या फिर प्रेशर मीटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस दैट यू विल बी यूजिंग। नंबर 1 इज बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। वो यूज होता है ओनली टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर या तो यू ट्यूब मैनोमीटर, दोनों नाम है उसके। मैनोमीटर इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर। तो वी विल बी यूजिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मीटर्स, one to measure atmospheric pressure and the other to measure gauge pressure, right? याद रखना ये, good. So the device or the instrument which is used to measure pressure is known as pressure meter और प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज और वैक्यूम गेज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर गेजेस। पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज या फिर प्रेशर मीटर, आई वुड से प्रेशर मीटर्स। नंबर 1 इज, अभी तो बताया, मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा कौन सा है?
ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इसको तुम यूट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हो, और इट इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर। तो पहला है मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब ये मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज होता है टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर कहां यूज करोगे, क्या मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। गुड। So a device or instrument which is used to measure pressure are known as pressure meters or pressure gauges or vacuum gauges. There are two types of pressure meters or pressure gauges. एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर हम लोग यूज करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर को तुम यूट्यूब भी बोलते हो, यूट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि उसका शेप यू होता है। यूट्यूब, वो यूट्यूब नहीं, वाई ओ यू, वो नहीं, ये यू शेप का ट्यूब होता है, इसके लिए यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं। नहीं तो यूट्यूब सुना तो आजकल एक ही चीज याद आती है, यूट्यूब, वो यूट्यूब नहीं, इसका शेप यू होता है, इसके लिए इसको यूट्यूब भी बोलते हैं। चलो ठीक है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर ओके। और ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है ना, इट इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर, टू मेजर गेज प्रेशर। अगर आपको याद होगा गेज प्रेशर क्या है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। अगर मेरे घर में गैस सिलेंडर है, ऑफ कोर्स गैस सिलेंडर तो अंदर गैस है, तो मुझे उस गैस का प्रेशर मेजर करना है, उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने कल ही बताया एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का डिफरेंस। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है टोटल प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड या फिर गैस एंड एटमॉस्फेयर, याद है ना, P इक्वल टू P0 प्लस H रो जी। तो एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल प्रेशर होता है, टोटल मतलब लिक्विड का या फिर गैस का प्लस एटमॉस्फेयर का। और गेज प्रेशर क्या होता है, ओनली ड्यू टू लिक्विड या फिर ड्यू टू गैस। तो सिलेंडर के अंदर गैस है, मुझे सिर्फ उसका प्रेशर मेजर करना है, मुझे एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं चाहिए। किसका चाहिए, सिर्फ गैस का, ठीक। तो वो कौन सा प्रेशर है, गेज प्रेशर है। तो गेज प्रेशर के लिए आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसको क्या बोलोगे, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, बराबर। अब एक एक करके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब एक कंफ्यूजन होगा तुमको, वो नहीं हो इसलिए पहले बता देता हूं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ऑलरेडी मेजर करके रखा है, कल के लेक्चर में मैंने बताया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर का हाइट लिया था 8 किलोमीटर, मतलब 8000 मीटर, और डेंसिटी ऑफ एयर लिया था 1.29 और जी की वैल्यू थी 9.8। ये सारा का सारा आप मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो हम लोगों ने थियरी से मेजर किया, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं किया। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना, मर्क्यूरी बैरोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा हूँ तो मुझे कितना वैल्यू मिलना चाहिए, इतना ही मिलना चाहिए, जितना थियरी से मेरा उतना का उतना इंस्ट्रूमेंट से मिलना चाहिए। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो जो पहले टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमको देखना है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सट्रीमली सिंपल। और टॉरेसली नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था, आगे नाम आएगा टॉरेसली। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज जस्ट अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब है 1 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर, 1 मीटर। कितना मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है, हाँ पता नहीं। 1 मीटर मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। और अच्छे से सुनोगे समझोगे तो मजा आएगा, समझेगा कि मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया। मैं तो कुछ और भी यूज कर सकता ना। आप बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हो, ओपन ट्यूब मैनोमीटर में केरोसिन या अल्कोहल यूज होता है।
अल्कोहल भी यूज होता है, पेट्रोल भी यूज कर सकते हो, आप केरोसिन भी यूज कर सकते हो, लेकिन बैरोमीटर में मर्क्यूरी ही क्यों यूज करना है, पूरा थ्योरी समझेगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, ये यू ट्यूब नहीं है, ये ग्लास ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायामीटर 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का डायामीटर है और 1 मीटर का लेंथ है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल डिश, एक छोटा सा डिश भी है, प्लेट है, प्लेट, छोटा सा डिश। अब ये जो आपके पास ट्यूब है, ट्यूब, इस ट्यूब को आपने कंप्लीटली फिल करके रखा है विथ मर्क्यूरी अप टू इट्स ब्रिम। ब्रिम का मतलब पता है आपको? ब्रिम सुना है? ब्रिम सुना है? ब्रिम, हैव यू हर्ड ऑफ ब्रिम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिम? ब्रिम मतलब क्या होता है? ब्रिम, BRIM, ब्रिम मतलब उसके टॉप तक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब था उसको कंप्लीटली मर्क्यूरी से भर दिया अप टू इट्स ब्रिम, कंप्लीटली भर दिया। और ये जो डिश है, छोटा सा स्मॉल डिश, इसमें पहले से ही हमने थोड़ा सा मर्क्यूरी भर के रखा है। अब ये थोड़ा सा मर्क्यूरी क्यों भर के रखा है बताता हूं बाद में। इसमें थोड़ा सा मर्क्यूरी ऑलरेडी है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब के ओपन नेट पे थंब लगाएंगे और इसको क्विकली इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे और डिश में छोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको उठाएंगे, ऑफ कोर्स थंब लगाया है, उल्टा कर दिया और डिश में छोड़ दिया। ठीक, गुड गुड। तो ऐसा किया। अब इससे क्या हुआ फिर? इससे ये हुआ कि जब तुमने इसको उल्टा करके इन्वर्ट करके छोड़ दिया तो थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ गया, तो अंदर मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, तो कम हो गया। अब मैंने बोला था कि हमने यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों भर के रखा, उसका रीजन है। अगर मैं मर्क्यूरी नहीं भरता और मैं डायरेक्ट इन्वर्ट कर देता तो थोड़ा सा मर्क्यूरी तो बाहर आता, लेकिन अंदर एयर चला जाता। तो हमको एयर अंदर नहीं जाने देना है। तो क्यों, क्या होता है, अगर मैं खाली बर्तन ले रहा हूँ, एम्प्टी, खाली मतलब एयर तो हो गई, और जब मैं ट्यूब को इन्वर्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मर्क्यूरी तो बाहर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा मर्क्यूरी की जगह पे कौन जा रहा है? एयर। तो अंदर कौन जाता? एयर। हमको अंदर एयर को जाने देना नहीं था। वैक्यूम, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना मतलब वैक्यूम होना। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, खाली है वो, राइट? तो इट इज वैक्यूम। और ये जो वैक्यूम बना, इस वैक्यूम को बोलते हैं टॉरिसलीज वैक्यूम। टॉरिसलीज वैक्यूम, टॉरिसली नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये बैरोमीटर बनाया था, इसलिए इस वैक्यूम को बोल दिया टॉरिसलीज वैक्यूम। यहां तक समझ में आई? समझ में आई यहां तक? अब हमको बैरोमीटर क्यों यूज करना है? क्यों यूज करना है? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो कैसा होता है, हम इसमें 3 पॉइंट्स इमेजिन कर लेते हैं। एक पॉइंट लेते हैं हम लोग एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी, मतलब यहाँ पे एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के फ्री सरफेस तो 2 जगह पे है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम एक पॉइंट लेते हैं एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड द ट्यूब, मतलब अंदर, ए पॉइंट। एक पॉइंट इमेजिन करते हैं एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी आउटसाइड द ट्यूब, सी पॉइंट। गुड। और एक पॉइंट लेते हैं बी विच इज एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एज दैट ऑफ सी बट इनसाइड द ट्यूब। तो एक पॉइंट बी हम लोग इमेजिन करते हैं जो पॉइंट सी और बी दोनों का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? सेम है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? सेम है। सिर्फ बी कहां है? इनसाइड द ट्यूब है, और सी कहां है? आउटसाइड द ट्यूब है, याद रखना। तो हमने 3 पॉइंट्स इमेजिन किए। ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो इमेजिन ही कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट ए विच इज एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट इनसाइड द ग्लास ट्यूब। Point C, which is at free surface of the mercury but outside the glass tube, and point B, which is at the same horizontal level as that of C but inside the tube. समझ में आया? ये 3 पॉइंट कहाँ लिए समझ में आया? क्योंकि अब इसके आगे जो थ्योरी आने वाला है ना, उसमें तुमको ये बार बार करना पड़ेगा। तुमको 2 पॉइंट हमेशा लेने पड़ेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हमेशा। अब ऐसा क्यों किया वो भी समझ लो। हमको क्या फाइंड करना था?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो सी पॉइंट के डायरेक्ट ऊपर कौन है? एयर। एयर मतलब कौन है? एटमॉस्फेयर। तो आपको याद है किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड है वो वहां पे क्या एग्जर्ट करता है? डाउनवर्ड फोर्स। सही है। सी पॉइंट के ऊपर कौन है? एयर। एयर मतलब कौन? एटमॉस्फेयर। तो सी पॉइंट पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तुमको अगर याद होगा तो हम डिनोट करते हैं P0 से, कल ही बताया था। ठीक, क्लियर। अब जब दो पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, अगर दो पॉइंट्स, 2 क्या 10 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो, 1000 पॉइंट हो, 10,000 पॉइंट हो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे प्रेशर होता है सेम। क्या होता है? तो बी और सी पे प्रेशर क्या आएगा? सेम। तो आई कैन राइट डाउन PC इक्वल टू PB। क्यों? सिंस B and C are at same level, सही है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, वर्टिकल नहीं। याद है? क्लियर? पक्का पक्का? श्योर। लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक पॉइंट, अभी भी बताया, एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकलता है? उस पॉइंट के ऊपर क्या क्या है? अगर उस पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड है तो वो भी क्या लगाएगा? प्रेशर। उसके ऊपर दूसरा लिक्विड है तो वो भी क्या लगाएगा? प्रेशर। तीसरा तो क्या लगाएगा? प्रेशर। तो बी पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी का एक कॉलम है जिसका हाइट कितना है? H। तो बी पॉइंट पे मर्क्यूरी क्या लगाएगा? प्रेशर। वेरी गुड। तो प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू H रो G। याद है क्या? प्रेशर क्या होता है? H रो G। तो मर्क्यूरी का हाइट कितना है? H। उसके ऊपर कौन सा पॉइंट है? A। तो प्लस प्रेशर एट A। लेकिन प्रेशर एट A क्या है? 0। क्यों? वैक्यूम है, उधर कुछ भी नहीं है। तो अगर 0 है तो आपको मिल जाएगा PB इक्वल टू H रो G प्लस 0, मतलब PB इक्वल टू H रो G। इक्वेशन नंबर 3। ठीक। इक्वेशन नंबर 2 PC इक्वल टू PB और इक्वेशन नंबर 3 PB इक्वल टू H रो G। यहां से क्या समझ में आया? PC इक्वल टू PB बट PB इक्वल टू H रो G, मतलब PC इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 ने क्या बताया? PC इक्वल टू PO। PO क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 4 ने क्या बताया? PC इक्वल टू H रो G। तो 1 और 4 को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू H रो G। तो बन गया फॉर्मूला। हमने लास्ट टाइम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन किया था तब वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन था, वो थ्योरेटिकल वैल्यू थी जिसमें आपने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर एयर है, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो हमने डेंसिटी किसका लिया था? एयर का। और हाइट कितना लिया था? 8 किलोमीटर। तो वैल्यू क्या आई थी? 1.013 इंटू 10⁵। हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया क्या वहां पे? नहीं। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? मर्क्यूरी बैरोमीटर। और यहाँ पे जो H है, H वो किसका हाइट है? मर्क्यूरी के कॉलम का हाइट। एयर का है क्या? नहीं। ये फिर अगर तुम हाइट मर्क्यूरी की लोगे तो डेंसिटी किसकी लोगे? मर्क्यूरी की। करेक्ट। तो यहाँ पे रो मतलब मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। अभी मुझे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना है तो मैं देखूंगा कि H की वैल्यू कितनी है। बाय द वे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो मर्क्यूरी की हाइट आती है ना वो होती है 76 सेंटीमीटर। कितनी होती है? और हमने लेंथ कितना लिया ट्यूब का? 1 मीटर, मतलब कितना? इसके लिए 100 लिया, क्योंकि 76 सेंटीमीटर तक तो मर्क्यूरी जाएगा ही। थोड़ा मार्जिन रख दिया तो ऊपर 24 सेंटीमीटर खाली है। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो हाइट आता है, हाइट मर्क्यूरी का, वो कितना आता है? 76 सेंटीमीटर। उसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.76। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1.013 इंटू 10⁵, मतलब 1,01,013 ऐसा आया था। याद रखना ये, बराबर, गुड। अब देखो H कितना है 0.76, डेंसिटी कितना है 13,600 और G कितना है 9.8, क्या आया 101,292, मतलब लगभग उतना ही आया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ 1.0129 इंटू 10⁵ पास्कल, और हमारा भी तो वही आया था 1.013। तो थियोरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट है सेम, राइट, करेक्ट, गुड। अब मैं वापस रिपीट करता हूँ ये, लेकिन ये रिपीट करने से पहले मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया बताओ। ना उसका मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया? कुछ और भी तो यूज कर सकते थे ना, केरोसिन, अल्कोहल, वाटर, नींबू शरबत। नींबू शरबत यूज कर सकते, ऑरेंज जूस। मर्क्यूरी क्यों यूज किया? उसका सिंपल सा रीजन है, मर्क्यूरी के केस में हाइट कितना आया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए हाइट कितना आया 76 सेंटीमीटर। अभी ये जो मेरे पास एक रॉड है ना, ये 1 मीटर का है, मतलब इतना ही ट्यूब लिया मैंने, ये 1 मीटर है, और मैं इतना 1 मीटर का ट्यूब से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर पा रहा हूँ। अगर मैंने अल्कोहल यूज़ किया होता या केरोसिन यूज़ किया होता यहाँ पे, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो लिक्विड कॉलम का हाइट आता ना, वो आता 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3 अप्रोक्सीमेटली। तो 10 मीटर में कितने हो गए? 30। तो तुम जहाँ अभी बैठे हो सेकेंड फ्लोर पे, उसका ग्राउंड से डिस्टेंस है 30 फीट। तो तुम समझ लो कितना बड़ा ट्यूब यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने हाई डेंसिटी लिक्विड यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? हाई डेंसिटी लिक्विड। हाई डेंसिटी लिक्विड के केस में हमको जो ट्यूब लेंथ है वो 1 मीटर भी लिया तो भी हम लोग प्रेशर मेजर कर पाएंगे। अगर मैंने लो डेंसिटी लिक्विड यूज़ किया होता तो 30 फीट, इमेजिन 30 फीट बड़ा, इतना बड़ा मर्क्यूरी का मीटर, सॉरी इसका बैरोमीटर, सॉरी नॉट मर्क्यूरी का। रोटेट करके क्या करोगे? रोटेट भी करोगे तो हाइट तो उतना ही रहेगा ना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। डेंसिटी जब ज्यादा होती है ना तो हाइट कम आता है फॉर द सेम प्रेशर। एटमॉस्फेयर तो सेम है ना, तुम तो अर्थ पे ही हो ना, ये तो चांद पे तो नहीं लेके चले गए, अर्थ पे हो ना। तो फिर बाहर तो प्रेशर सेम है, लेकिन अगर प्रेशर सेम है और अगर मैं डेंसिटी, कम डेंसिटी का लिक्विड यूज करता तो इसका हाइट, ये जो अंदर लिक्विड है उसका हाइट बढ़ जाता। तो इसके लिए हम लोग लो डेंसिटी का लिक्विड यूज नहीं कर सकते। मैं वापस एक बार बता देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्या था मर्क्यूरी बैरोमीटर का। मर्क्यूरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्यूब है, 1 मीटर लंबा ट्यूब है और 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर भी है ये, 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इसको आपने भर दिया मर्क्यूरी से अप टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब इसको तुमने टॉप तक भर दिया पूरा का पूरा मर्क्यूरी से। तो आप इसको मर्क्यूरी से फिल कर रहे हो, मर्क्यूरी से फिल कर रहे हो इसको, मर्क्यूरी से, किससे? मर्क्यूरी से, ओके। फिर एक छोटा डिश लिया, इस डिश में भी हमने थोड़ा सा मर्क्यूरी भर के रखा है, लिटिल बिट। इसका एक स्पेसिफिक रोल है कि थोड़ा सा मर्क्यूरी क्यों भरा, बताता हूं। फिर इसको हमने रैपिडली उल्टा कर दिया, और रैपिडली उल्टा करने के बाद, इसको रैपिडली उल्टा करने के बाद क्या होगा? थोड़ा सा मर्क्यूरी क्या होगा? थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं स्पिल्स आउट, बाहर आ गया, ये थोड़ा सा बाहर आ गया।
तो ऊपर ऊपर बन गया वैक्यूम, खाली स्पेस, इसको बोलते हैं टॉरस रिलीज वैक्यूम। क्या बोलते हैं? टॉरस रिलीज वैक्यूम। तो ऊपर वैक्यूम है, टॉरस रिलीज वैक्यूम है। हमने काम किया, हमने 3 पॉइंट्स इमेजिन कर लिए। एक पॉइंट लिया हमने ए एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट इनसाइड द ट्यूब, एक लिया सी एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी बट आउटसाइड द ट्यूब, एक लिया पॉइंट बी। तो सी और बी ये है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, लेकिन बी है इनसाइड द ट्यूब। सही है, गुड। अब क्योंकि सी पॉइंट के डायरेक्ट ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन सी पॉइंट और बी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों का प्रेशर क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या आ गया कि प्रेशर एट बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा बोल सकते हो तुम, ठीक है, बोल सकते हो, बाद में बोलेंगे। लेकिन बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर होगा ड्यू टू मर्क्यूरी का कॉलम, वो होता है एच रो जी प्लस प्रेशर एट ए। लेकिन प्रेशर एट ए क्या है? 0 है, क्योंकि ए के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो प्रेशर एट बी क्या हो गया? एच रो जी। लेकिन प्रेशर एट बी क्या था? प्रेशर एट सी। तो प्रेशर एट सी क्या हो गया? एच रो जी। लेकिन प्रेशर एट सी क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच रो जी। और एटमॉस्फेयर के लिए ये एच की वैल्यू आती है 76 सेंटीमीटर। इसके लिए लिखते वक्त देखो, अभी यहाँ पे भी ना थोड़ा सा केयरफुल रहना। प्रेशर को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो उसकी पूरी वैल्यू लिखो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर सेकेंड नंबर उसको 1 एटमॉस्फेयर लिखो, क्योंकि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵। तीसरा होता है, देखो तुमने प्रेशर निकालते वक्त क्या किया? एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर रो डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और किसी की? जी की। एक बात बताओ, प्रेशर अगर कम ज्यादा भी हुआ तो सिर्फ हाइट चेंज होगा कि नहीं? सिर्फ हाइट चेंज होगा ना। अंदर क्या है? मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी रहेगा। जी की वैल्यू भी क्या है? 9.8, वही रहेगी। मतलब रो इंटू जी क्या है बताए? कांस्टेंट है। इसके लिए बहुत बार वो आपको ऐसा बोलेंगे, द प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी का हाइट कितना है? 76 सेंटीमीटर। तो रो जी की वैल्यू डाली ही नहीं उन्होंने, क्या बोल दिया? 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर मतलब कितना प्रेशर? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 3 तरीके होते हैं। एक तो एच की वैल्यू, रो की वैल्यू, जी की वैल्यू, तीनों सब्स्टिट्यूट करो, पूरा कैलकुलेशन करके बताओ 1.013 इंटू 10⁵। दूसरा होता है क्योंकि 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बोल दो 1 atm। तीसरा होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हाइट की वैल्यू कितनी आती है? 76 सेंटीमीटर, लेकिन अंदर क्या था? मर्क्यूरी, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ऐसा बोलते हैं। सो द प्रेशर एट अ पॉइंट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा लिखते हो। तो 76 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ये प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जब 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बोल दिया तो मतलब प्रेशर है, लेकिन उसमें रो और जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। याद रहेगा। कहीं कहीं पे 760 mm भी लिखते हैं, क्योंकि 760 mm मतलब 76 सेंटीमीटर होता है। ये हो गया पहला इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखेंगे दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जिसको तुम बोलते हो ओपन ट्यूब मैनोमीटर या फिर यूट्यूब मैनोमीटर। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये यूज होता है किसके लिए? गेज प्रेशर के लिए। गेज प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर चेंबर का प्रेशर मेजर करना है तुमको। आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं मेजर करना है, आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर चेंबर। और ये होता है यू शेप में, इसको यू ट्यूब भी बोलते हैं। यूट्यूब भी बोलते हैं इसको। ओके, अब ये यूट्यूब के 2 आर्म है। आपको पता होगा मैनो का मतलब होता है आर्म लैटिन में, मैनोमीटर। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे तुम्हारे 2 हाथों जैसे 2 आर्म है। ओके, अगर मैंने इन दोनों के दोनों आर्म्स को ओपन रखा टू द एटमॉस्फेयर और मैंने लिक्विड भर दिया इसके अंदर, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे लिक्विड भर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं यहाँ पे लिक्विड फिल कर रहा हूं। कहाँ पे? इस पूरे ट्यूब में।
और ये दोनों ट्यूब के दोनों आर्म क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर। तो दोनों ट्यूब में लिक्विड के ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर, तो लेवल क्या आएगा, सेम। तो दोनों आर्म्स में लिक्विड का लेवल क्या आएगा, सेम। और पूरा लिक्विड भरा हुआ है, नीचे नीचे पूरा लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे तुम मर्क्यूरी नहीं यूज करते, यहाँ पे तुम यूज करते हो लो डेंसिटी लिक्विड, जैसे कि केरोसिन या फिर अल्कोहल या फिर पेट्रोल। गुड। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मैनोमीटर किसके लिए होता है, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब बेसिकली क्या है, मेरे पास एक चेंबर है, सिलेंडर है, वेसल है, कंटेनर है, जो बोलना है वो बोल दो। हमारे पास एक चेंबर है, इस चेंबर में गैस है, क्या है इसके अंदर, गैस। इस चेंबर को नाम देता हूं डी। इस चेंबर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर है पी। हमको मेजर करना है ये प्रेशर, तो हमने क्या किया, हमने ना ऐसा कर दिया, हमने ये जो चेंबर था ये इस मैनोमीटर के एक आर्म को कनेक्ट कर दिया। कहाँ कनेक्ट कर दिया, कहाँ कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर के एक आर्म को। कहाँ कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर के एक आर्म को। कहाँ कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर के एक आर्म को। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, एक आर्म को। तो एक आर्म में जो लिक्विड था उसके ऊपर किसका प्रेशर है, इसके अंदर जो गैस है उसका, मतलब जो चेंबर में गैस है उसका प्रेशर है। तो यहां पे जो आर्म आपने सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया है उसमें जो लिक्विड का लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल है ना वो डाउन हो जाएगा, और दूसरी साइड पे लिक्विड का लेवल रहेगा अप। तो जब आपने दोनों के दोनों आर्म डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करके रखे थे, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज करके रखे थे, उस केस में लेवल क्या था, सेम था। अभी लेवल सेम है क्या, नहीं। सही है। तो वापस से वही काम करूंगा, यहां पे एक पॉइंट इमेजिन करूंगा सी, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पे भी कर लूंगा एक पॉइंट इमेजिन बी, और यहां कर लूंगा एक पॉइंट इमेजिन ए। सही है। तो मेथड इज वेरी सिमिलर। जैसे पिछले केस में तुमने 3 पॉइंट लिए, यहां पे भी तुमने 3 पॉइंट लिए। सिर्फ पिछले केस में क्या था कि सी पॉइंट के डायरेक्ट ऊपर कौन था, एटमॉस्फेयर। यहां पे सी पॉइंट के ऊपर कौन है, गैस। गैस, रिमेंबर, याद रखना, गैस। और सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, गैस का प्रेशर, लेकिन गैस के प्रेशर को क्या नाम दिया है, पी। तो पी इक्वेशन 1। पिछले केस में सी पॉइंट के ऊपर कौन था, एटमॉस्फेयर, तो पीसी क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट। यहां पे क्या आएगा, पी। लेकिन सी और बी दे आर एट सेम लेवल, तो पीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीबी इक्वेशन 2। लेकिन बी के ऊपर ये लिक्विड का कॉलम है, उसका हेड कितना है, एच। तो पीबी इक्वल टू क्या होगा, एच रो जी प्लस प्रेशर एट ए। लेकिन ए पॉइंट के ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। तो फिर क्या लिखेंगे, पीबी इक्वल टू एच रो जी प्लस पी नॉट। करेक्ट। लेकिन पीबी इज इक्वल टू पीसी, लेकिन पीसी इज इक्वल टू पी, और ये पी था प्रेशर इनसाइड द चेंबर। लेकिन ये एब्सोल्यूट प्रेशर है कि नहीं, एब्सोल्यूट। गेज प्रेशर कैसे डिफाइन करते हो, गेज प्रेशर कैसे डिफाइन करते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर में से क्या माइनस करते हो, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिर्फ इसको यहां लेके आ जाओ, तो P माइनस पी नॉट क्या आ गया, एच रो जी। तो क्या मिल गया, गेज प्रेशर। तो मतलब सिर्फ ये हाइट मेजर कर लो, दोनों आर्म्स में डिफरेंस कितना है, एच, वो मेजर कर लो। उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, किसकी डेंसिटी, ये जो लिक्विड यूज किया उसका डेंसिटी से, और किससे मल्टीप्लाई करोगे, जी से। तो क्या मिल जाएगा, गेज प्रेशर। तो कंटेनर के अंदर जो गैस था उसका प्रेशर तुमने मेजर कर लिया, पक्का, राइट। तो मैं एक बार वापस बता देता हूं, open tube manometer is a U-shaped tube, glass tube, one arm of which is connected to the container whose pressure is to be measured। कंटेनर का प्रेशर मतलब कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर। ठीक, हमने फिर 3 पॉइंट इमेजिन कर लिए, ए, बी एंड सी।
सी पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर है तो पीसी इक्वल टू पी है, लेकिन सी और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो पीबी इक्वल टू पीसी है। लेकिन बी पॉइंट के ऊपर ये जो लिक्विड तुमने लिया है उसका कॉलम है तो HROG है और ए पॉइंट है तो प्लस PA है, लेकिन ए पॉइंट के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर, तो PA इक्वल टू कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो PB क्या हो गया? HROG प्लस P0। लेकिन ये PB ये कौन था? PC, लेकिन ये PC कौन था? P, तो P क्या हो गया? HROG प्लस P0। ये आ गया एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लिया तो क्या मिल गया? गेज प्रेशर। डन, खत्म। तो अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन एंड हाइड्रोडायनामिक्स, जिसको तुम फ्लूइड डायनामिक्स भी बोलते हो। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया खत्म। हम अगले सेशन में चालू करेंगे सरफेस टेंशन।